नमस्कार। मध्य प्रदेश डिबेट में आपका स्वागत है। रिपोर्ट तय करेगा सपोर्ट। अगर मैं उसको दूसरे तरह से कहूँ, मैं आज़ाद हिंद फौज की तरफ जाऊँ और मैं कहूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब सवाल ये, कोई स्वतंत्रता आंदोलन का समय तो है नहीं, अब यह है चुनाव का समय। और चुनाव के समय में कोई भी पार्टी हो, वो ये देखती है कि उसके लोगों ने उसके लिए किस तरह से काम किया ताकि उसका प्रतिफल उसको दिया जा सके। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने अपने सभी विधायकों से लोकसभा चुनाव में मतदान की रिपोर्ट मांगी है। विधायकों की रिपोर्ट के बाद पार्टी नेतृत्व रिपोर्ट की समीक्षा करेगा और दिग्गज नेता रिपोर्ट का आकलन करेंगे। इसके लिए बीजेपी के रणनीतिकारों की बैठक बुलाई जा सकती है। बैठक में प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय भी शामिल होंगे। इस समय मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा चुनावी प्रचार के लिए दूसरे राज्यों में व्यस्त हैं। सूत्र बताते हैं कि आधे से ज़्यादा विधायक रिपोर्ट सौंप चुके हैं। जो चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। विधायक की और पार्टी की रिपोर्ट का मिलान किया जाएगा। इस आधार पर विधायकों का आकलन होगा। यह आकलन उनका राजनीतिक भविष्य भी तय करेगा। खासतौर पर मंत्रियों के बारे में रिपोर्ट के आधार पर आकलन महत्वपूर्ण होगा। बीजेपी के विधायकों से फीडबैक भी मांगे जाने पर कांग्रेस का कहना है कि इसकी जरूरत क्या है। चुनाव आयोग से लेकर पूरा तंत्र ही उन्हीं का है। वही बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला का कहना है कि बीजेपी एक जीवंत संगठन है, हर चुनाव के बाद अपने संगठन और जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लेती है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हम ये देखते हैं कि इस मामले में दोनों पार्टी से जुड़े राजनेता अपनी अपनी किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। 10 सालों में भाजपा की जो केंद्र की सरकार है, जनता उनका रिपोर्ट कार्ड देखना चाहती है। जनता को बताने की आवश्यकता है कि जब विपक्ष में रहते हुए जिन मूल मुद्दों पे आप बातें किया करते थे, भ्रष्टाचार पे आप कहते थे, महंगाई पे आप कहते थे, 2 करोड़ रोजगार के बारे में बात करते थे, आपने 10 साल की अपनी सरकार में कितने लोगों को रोजगार दिया, महंगाई पे कितना अंकुश लगाया, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए थे। तो अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में पेश करने में विफल साबित हुए। आज जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, जब देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता आह्वान कर रहे हैं देश की जनता से कि प्रत्येक पोलिंग बूथ पे 370 वोटों की वृद्धि करनी है और जनता ने उनके आह्वान को नकार दिया है, ये स्पष्ट संदेश भाजपा के लिए कि 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो भाजपा के पैरों तले जमीन खसक चुकी होगी। उसके बाद वो आत्ममंथन करें कि उन्होंने जो जनता के साथ में धोखाधड़ी की उसका ये परिणाम क्यों है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जब कोई राजनीतिक संगठन क्रियाशील होकर के लगातार काम करता है, 24 घंटे 7 दिन कार्यकर्ता जब सक्रिय रहते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनकी ओर से संगठन फीडबैक लेता है। चुनाव में किस प्रकार से, कौन से मापदंडों के अनुरूप क्या पर तैयारियां थी, कैसा प्रदर्शन रहा, उनका आकलन क्या है, यह तमाम चीज़ संगठन लेता है और उसके अनुरूप आगे की अपनी विस्तृत रणनीति को तैयार करता है। तो स्वाभाविक तौर पर लगातार समीक्षा की जाती है। हर स्तर के कार्यकर्ता से बातचीत का एक मैकेनिज्म हमारे संगठन के भीतर है और यह तमाम चीजें लगातार संचालित होती रहती हैं। कांग्रेस पार्टी में संगठन है नहीं, नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य और संवाद की स्थिति नहीं रहती। वहां पर इस प्रकार की बात करना भी बेमानी होगा, इसलिए वह लोग इस प्रकार की चीजों को समझ नहीं सकते हैं। संगठन में लगातार संवाद चलता रहता है, फीडबैक का मैकेनिज्म रहता है। वरिष्ठ नेतृत्व लगातार अपने से नीचे जुड़े कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर के संगठन की आगे की रणनीति और नीति को तैयार करते हैं। तो फीडबैक का एक मैकेनिज्म है भाजपा में। और जो 8 सवाल पूछे हैं वो कौन से सवाल हैं, और लगातार चूंकि भाजपा कह रही कि हम अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पार्टी के सब लोगों से अलग अलग समय एक मैकेनिज्म हमारे यहाँ पूरे नीचे से ऊपर तक हायरार्की में, तो हम ये बात करते हैं और ये हमारे यहाँ एक बड़ा विकसित परंपरा है। तो हम ये जानना चाहेंगे, हमारे साथ इस डिबेट में डॉक्टर प्रेम व्यास जो हैं बीजेपी के प्रवक्ता, वो जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ राजकुमार उपाध्याय जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। और मेरे सहयोगी राकेश शर्मा हैं। तो प्रेम व्यास जी, वो 8 सवाल कौन से हैं, वो फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, और वो उस मैकेनिज्म के तहत अगर आप ये रिपोर्ट ले रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ये मैसेज क्यों जा रहा है कि भाई इसमें जहाँ पे वोटिंग कम हुई है या जहाँ पर 4 तारीख को रिजल्ट आता है तो उसके आप उसका मिलान कर रहे हो, तो लोगों के मन में आता है कि कहीं आप अपने मंत्रियों का, विधायकों का आकलन तो नहीं कर रहे हैं और इस आकलन के आधार पर भविष्य में उनकी जिम्मेदारियां किस तरह से तय होंगी। देखिए सुभाष जी, जाग के रही भावना जैसी प्रभु मूर्त दिखी ताही वैसी।
भारतीय जनता पार्टी में एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें संगठन अपने स्तर पर जो है धरातल पर जुड़े कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लेता है, उनका आकलन करता है और निश्चित रूप से प्रदेश नेतृत्व हो या राष्ट्रीय नेतृत्व हो, एक बैठकों का दौर चलता है जिसके लिए बकायदा प्रेस को भी जो है आमंत्रित किया जाता है। उन बैठकों से निकलने वाली जानकारी को जो है आम जनमानस के साथ में शेयर भी किया जाता है। चूंकि एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और हर आम चुनाव के पश्चात, चाहे वो पार्षद स्तर का चुनाव हो, चाहे विधानसभा स्तर का चुनाव हो, चाहे वो केंद्र का चुनाव है, निश्चित रूप से ऐसी बैठकें उनका आकलन और कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्य और उसके अनुपालन में की गई जितनी भी योजना है उनके क्रियान्वयन में कितना कार्यकर्ता साक्षर हुआ है, कितने वोट प्रतिशत बढ़ाने का कार्य करा, निश्चित रूप से चूंकि हमारे पास में जो है बूथ महामंत्री होता है, बूथ प्रभारी होता है, अर्ध पन्ना प्रभारी होता है, पन्ना प्रभारी होता है, निश्चित रूप से सभी से फीडबैक लेकर उस विधानसभा में अगर कहीं कोई कमी रही है तो निश्चित रूप से हम उसी समय से 24/7 चुनाव की रणनीति में जुटे रहते हैं, आम जनता को लाभ देने की रणनीति में जुड़े रहते हैं और इसी को हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हमारे रिपोर्ट कार्ड्स को जो है गांव-गांव तक प्रेषित करने का कार्य किया है। लेकिन कांग्रेस में चूंकि बूथ पर बैठने वाले व्यक्ति ही निर्धारित होते हैं तो ये फीडबैक किसको देंगे? इनके कैंडिडेट चुनाव क्षेत्र से जो है छोड़कर भाग जाते हैं कि खुद का जो नेतृत्व है अमेठी से छोड़कर भाग जाता है, तो ये फीडबैक लेंगे किससे? इसलिए निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी की जो है आंतरिक प्रणाली होती है और उस आंतरिक प्रणाली के तहत ही ऐसे जो है कदम भारतीय जनता पार्टी समय समय पर उठाती आई है। जी, तो ये 8 सवाल कौन से व्यास जी? देखिए निश्चित रूप से वोट प्रतिशत, दूसरा ये जिस तरह से जिस क्षेत्रों में कितना वोट प्रतिशत हुआ, कितने लोग साक्षरता के साथ में जो हमारी अपेक्षा थी और वहां पर धरातल पर कितने वोट पड़े हैं, जो क्षेत्रीय आकलन के हिसाब से कितने वोट गिरना थे, विधायकों ने पूर्व में किस तरह से कार्य करा है, मंत्रियों ने किस तरह से कार्य करा है, सांसदों ने वहां पर कितनी उपलब्धता जो है आम जनमानस के हित में करी। निश्चित रूप से एक सतत चलने वाली प्रणाली और ये हर दल को करना चाहिए। अगर मेरे मित्र कांग्रेस की अगर ये प्रणाली कांग्रेस में लागू होती तो 20 वर्षों से जो है मध्य प्रदेश में नदारत नहीं होती, ना ही 10 वर्षों से केंद्र में। जी जी, तो ये एक मैकेनिज्म है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और ये फीडबैक मैकेनिज्म से पार्टी को लाभ हो रहा है और पिछले 20 सालों से यदि वो सत्ता में बनी हुई है तो कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं के फीडबैक या उनके समर्पण के कारण वो पार्टी कह रही कि वो अपना आगे का रास्ता तय कर रही है। राजकुमार उपाध्याय जी, कहीं पर भी हो समीक्षा तो हर जगह होती है, आपके यहाँ भी होती है, समीक्षा तो होनी ही चाहिए। अगर एक पार्टी जीवंत है और वो सक्रिय रूप से काम करती है और उसमें मैदानी स्तर से लेकर राज्य और राष्ट्र स्तर तक नेता होते हैं तो ये समय समय पे समीक्षा होती है। तो ये जो बीजेपी अभी चुनाव की समीक्षा कर रही है और जिस तरह से फीडबैक मंगा रही है और 8 सवाल पूछी है, ये इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? सुभाष जी, इसके पीछे केंद्रीय नेतृत्व इनका मुख्य है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने इन पर लगातार कार्यकर्ताओं पर एक जिम्मेदारी दी थी कि आपको जितने वोट बूथों पर मिले हैं विधानसभा में और स्थानीय चुनावों में, उसमें लोकसभा चुनावों में आपको बढ़ाकर 370 वोट और बढ़ाना है। तो निश्चित रूप से मतदान प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी की मनोबल स्थिति गिरा चुका है। वहां की स्थितियों के कारण, वहां के कार्यकलापों के कारण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो पुराने सालों में पिछले मुद्दों पर बात करते थे विपक्ष के रूप में, उन मुद्दों को गायब करने के बाद जब इन्होंने इस प्रकार से रणनीति बनाई तो उसके कारण निश्चित रूप से इन पर लगातार दबाव आया और इस कारण केंद्रीय नेतृत्व ने इन पर ये समीक्षा बैठकों का दौर चालू किया। और इस समीक्षा बैठक में एक प्रयास और होना चाहिए, सभा के इनके प्रत्याशियों से चर्चा की जाना चाहिए कि किन विधायक, भाजपा विधायकों ने, किन मंत्रियों ने उनको साथ क्या नहीं दिया, ये देखना चाहिए। और कांग्रेस कार्यकर्ता की बात तो बूथ लेवल पर वो आज भी डटा हुआ है और जो ना बिका है ना डरा है, पार्टी में अभी भी डटा जी, जो ना बिका है ना जो डरा है वही पार्टी में डटा है। तो बहुत सारी भगदड़ के बावजूद जो है कांग्रेस के जो सच्चे कार्यकर्ता थे और जो किसी तरह के प्रलोभन में नहीं गए और जो कांग्रेस के संघर्ष में उसके साथ खड़े हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। राकेश, हम बात करेंगे दोनों पार्टी
से हटके ये जो पूरा एक जानकारी मंगाई जा रही है और जो चर्चा हो रही है जिस पर हम आज बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसी क्या वजह है? अभी तो बहुत सारे लोग अलग अलग राज्यों में, जैसे कहा कि मुख्यमंत्री कहीं गए हैं, शर्मा जी कहीं गए हैं, विधायक भी अलग अलग जगह ड्यूटी लगी है, तो 4 तारीख की प्रतीक्षा किए बिना ये सारी रिव्यू हो रही है या ये जानकारी मंगाई जा रही है, इसको लेकर आपके पास क्या अपडेट है? देखिए सुभाष, बीजेपी ने जो लोकसभा चुनाव के 4 चरणों में, जो मध्य प्रदेश में 4 चरणों में मतदान हुआ है, इसको लेकर जो है अपने सभी विधायकों से जो है लोकसभा चुनाव पर रिपोर्ट मांगी है। दरअसल जिन विधानसभा क्षेत्रों में कम मतदान हुआ है उसकी वजह भी जो है विधायकों से पूछी गई है, और इसके अलावा विधायकों से रिपोर्ट मिलने के बाद पार्टी नेताओं अपनी रिपोर्ट पर भी जो है आकलन करेगा। इसके साथ यदि बात की जाए तो ये इसको लेकर जो है 30 तारीख के बाद जो है 30 मई के बाद जो है एक बैठक हो सकती है, और इस बैठक में जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं वो शामिल होंगे। यदि इसमें बात की जाए तो बैठक के लिए जो है एमपी के जो चुनाव प्रभारी हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, इसके अलावा सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ये भी मध्य प्रदेश आएंगे, और इसके अलावा यदि बात की जाए तो बीजेपी प्रभारी और सह प्रभारी के अलावा जो है मध्य प्रदेश बीजेपी के जो दिग्गज बीजेपी नेता हैं वो भी इस रिपोर्ट का आकलन करेंगे। हालांकि जो यदि बात की जाए तो यदि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और यदि बात की जाए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा दोनों ही जो है चुनाव प्रचार में व्यस्त नजर आ रहे हैं, और यही कारण है कि उनके जो है दूसरे राज्यों में व्यस्त होने के कारण ये बैठक जो है कुछ आगे भी जो है इसको पोस्टपोन किया जा सकता है। हालांकि यदि बात की जाए तो देखिए सूत्र ये भी बता रहे हैं कि करीब आधे से ज्यादा जो विधायक है उन्होंने अपनी रिपोर्ट संगठन को रिपोर्ट सौंप दी है, और इसके अलावा जो चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, जो विधायक चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, उनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा विधायकों द्वारा जो भेजी जाने वाली जो रिपोर्ट है, उसके अलावा पार्टी के द्वारा जो तैयार कराई गई जो रिपोर्ट है उसका भी मिलान कराया जाएगा, और इसके आधार पर ही विधायकों का आकलन होगा और जो उनका जो राजनीतिक भविष्य तय है। और यदि इसको लेकर यदि जो हम सवालों की बात की जाए, जो उनसे 60 सवाल पूछे गए हैं, तो उसमें खासतौर से ये पूछा गया कि विधायकों के क्षेत्र में वोट प्रतिशत कैसा रहा है, बूथवार वोट प्रतिशत की स्थिति कैसी रही है, इसके अलावा किन किन बूथों पर पिछले चुनाव की तुलना में 370 वोट ज्यादा पड़े हैं, जहां वोट कम पड़ा है वहां वोट उसका जो पड़ा है उसके पार्टी के अनुकूल परिणाम पर कितना असर पड़ेगा, वोट प्रतिशत कम होने की मूल वजह क्या है, विधायक ने मतदान बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, इसके साथ ही पार्टी के किस नेता ने अथक मेहनत करी है और किसने फॉर्मेलिटी की है, साथ ही विधायकों ने प्रचार के दौरान गांव में कितनी रातें बिताई हैं। तो ये तमाम सवालात जो हैं ये विधायकों से पूछे गए हैं, और इनके जो जवाब है सीरीज वाइज जो है वो विधायकों ने संगठन को सौंप भी दिए हैं, लेकिन कुछ विधायक अभी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट देना बाकी है। हालांकि मैं आपको अभी एक अपडेट बता दूं शिवाजी की अभी कुछ देर पहले ही जो हमको संगठन से जानकारी मिली है कि जो बूथ प्रभारी हैं जिनको तमाम मध्य प्रदेश के करीब 64,523 बूथों की जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन बूथों का जो है जो रिपोर्ट है वो जो संगठन ने जो है तैयार कर ली, और यदि संगठन ये मान के चल रहा है कि करीब 80% जो ऐसे बूथ है जहां पर बीजेपी जीत रही है, यानी बीजेपी ये दावा कर रही है कि जितने बूथ हैं उनके 64,523 उसमें से 80% बूथों पे जो है बीजेपी जीत रही है। और यही कारण है कि उनका ये मानना है कि उन्होंने जो अपने आकलन किया है वो तमाम अलग अलग समीकरणों को मापदंडों को जो है देखते हुए किया है। तो माना जाता है कि ये जो बूथ प्रभारियों की जो रिपोर्ट है वो तो सबमिट हो गई है, लेकिन अब विधायकों की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है। जी तो ठीक है, तो विधायकों की रिपोर्ट क्या कहती है और बूथ प्रभारियों ने जो रिपोर्ट दी है, संगठन ने जो रिपोर्ट की है, वो दोनों को मिलाया जाएगा और देखा जाएगा। तो जो 8 सवाल हैं वो एक प्रकार से कॉमन सवाल हैं कि जिसमें आप ये जानना चाहते हैं कि भाई हमने किसी को एक टारगेट दिया था तो वो टारगेट अचीव करने में आपने क्या हासिल किया, क्या वाकई में 370 वोट आपने बढ़ा लिए, अगर नहीं बढ़ाए तो उसमें किसकी क्या भूमिका थी, विधायक की भूमिका क्या थी, वहाँ पे बाकी लोग कितने नेता सक्रिय थे। तो ये होगा कि एक प्रोसेस के तहत जो लोग सक्रिय नहीं है उनको बुला के मोटिवेट किया जाएगा, पूछा जाएगा, और जो सक्रिय हैं उनसे और सक्रियता की अपेक्षा की जाएगी। मैं समझता हूँ प्रेम व्यास जी, ये पूरी जो कवायद है इसके पीछे इसी तरह की कोई मंशा होगी।
देखिए, निश्चित रूप से जैसे मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि ना बिका है ना डरा है, तो उसके आगे है ना कांग्रेस में कुछ बचा है। अब देखिए, हमारा जो स्तर होता है वो नीचे एक धरातल पर सबसे अंतिम कार्यकर्ता, उससे फीडबैक लेना और उससे शीर्ष नेतृत्व को जोड़ना। पूर्व में जितनी बैठकें हुई थी आप देखेंगे तो कार्यकर्ताओं को भाग्य विधाता और देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी में कहा गया है। उसका रीजन यही है कि जब कार्यकर्ता किसी भी चुनाव को लड़ता है तो उसके अंदर एक पार्टी के लिए जो कार्यकर्ता भाव होता है, चाहे वो किसी भी स्तर का नेता हो। दूसरा, जो एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता वो अपने आप को एक कैंडिडेट के रूप में प्रदर्शित करता है। वह उस बूथ पर अगर हार और जीत होती है तो उसके लिए वो स्वयं को भी उतना उत्तरदायी मानता है जितना उत्तरदायी वो उसके बड़े नेताओं को मानता है। तो निश्चित रूप से धरातल पर आकर कार्य करना भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की प्राथमिक दिन से मंशा रहती, चाहे वो पुनः दोहराऊंगा मेरी बात को, पार्षद का चुनाव हो, चाहे वो विधायक स्तर का चुनाव हो, चाहे सांसद स्तर का चुनाव। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में स्वयं कैंडिडेट बन के जो है चुनाव लड़ने का कार्य करता है। और निश्चित रूप से अगर कोई कमी होती है तो निश्चित रूप से उसको शीर्ष नेतृत्व को समय समय पर वो बैठकों के दौरों में अवगत करने का कार्य भी करता है। ये एक आकलन, समीकरण और एक समीक्षा जो है भारतीय जनता पार्टी में व्याप्त है। इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा संगठन होने का जो सम्मान मिलता है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। हमारे यहाँ पर किसी भी कार्यकर्ताओं को जो है डिमोशन नहीं होता है। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का प्रभार बदला जाता है। जिस कार्यकर्ता की रुचि जिस कार्य में होती है, निश्चित रूप से जो जिस कार्य को सजगता के साथ में, सदृढ़ता के साथ में कर सकता है, निश्चित रूप से उसकी पदस्थापना वहां पर की जाती है। राजकुमार जी, अभी तो बहुत टाइम है अपने पास, तो अब आप बोलो। अभी तो प्रेम व्यास जी को फिर से बुलाऊंगा मैं, आप बोलो, अभी तो टाइम ही टाइम है, बोलिए। जी, मैं सुभाष जी प्रेम जी को बताना चाहता हूँ, पिछला उन्होंने बोला कि हमारा नेतृत्व अमेठी से चाहिए। अमेठी से कांग्रेस का एक 40 वर्षों का सच्चा सिपाही जो सबसे पिछले स्तर का कार्यकर्ता, किशोरी लाल शर्मा, वो चुनाव लड़ता है। तो हमारा नेतृत्व कहीं नहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बताए कि वो गुजरात छोड़ के यूपी से लड़ सकते हैं। हमारा नेतृत्व यूपी से वायनाड जा, उत्तर से दक्षिण, तो वो तकलीफ है। वो हमें रायबरेली तो तकलीफ। तो आप तो आपके प्रतिनिधि के देखें, वो कभी किसी दिक्कत नहीं होती और कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ रहता है और लगातार मेहनत करता है। और वो फिर सुभाष जी इसके पहले भी बोला था कि जो बिका नहीं वही डरा है। और प्रत्याशी बन के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के 10 झूठे वादों के खिलाफ प्रत्याशी के साथ दमदारी से खड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी बात करती है मान, आप बताइए कि मुख्यमंत्री ये इन्होंने नहीं करी, किसी और के लड़ा, बाद में किसी और को बना। वो तो राजकुमार जी सुनिए ना, वो पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। देखिए, अगर आप राजकुमार जी आप बात करेंगे तो अगर मैं आपको बात करूं, चलो कहाँ पीछे चलते हैं, थोड़ा इतिहास में चलते हैं। छत्तीसगढ़ जब बना तो बनना तो विद्याचरण शुक्ल को मुख्यमंत्री था, पर हाईकमान ने चाहा कि अजीत जोगी को भेज दिया और वो उसके बाद झगड़ा झंझट भी हुआ, पर अजीत जोगी बने। तो बहुत बार जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो ये तय करती थी कि हम किसको क्या बनाएंगे। तो ये मुझे लगता है तो पार्टी का इंटरनल मामला होता है कि वो किसके चेहरे पे चुनाव लड़ रही, किसको आगे करेगी। ये तो एक पार्टी का अपना एक राजनीतिक सोच होती है और उसी का हाई नेतृत्व जो है इस पर डिसीजन लेता है। हम ये बात कर रहे थे कि ये जो पूरी जानकारी इकट्ठी की जा रही है, तो बीजेपी के पास चुनाव के बाद देने के लिए बहुत कुछ और लेने के लिए भी बहुत कुछ है। उसके पास देने के लिए मंत्री पद हैं, निगम मंडल हैं, बहुत सारी संस्था हैं जहाँ पर कि वो अपने लोगों को उपकृत कर सकती है। लेने के लिए कि जिनको मंत्री बनाया है उनका विभाग बदल सकती है, उनको ड्रॉप कर सकती है, नए लोगों को मौका दे सकती है। तो ये बीजेपी के पास है। तो निश्चित रूप से जब कहीं पाने की कोई लालसा होती है तो वैसे ही आदमी अपनी पार्टी के प्रति समर्पित भाव से तो काम करता है, पर उसको लगे कि मेरे काम से भविष्य में मेरा आकलन होगा, मेरा प्रमोशन होगा या मेरा डिमोशन होगा, तो वो आदमी और शिद्दत के साथ काम करता है। और ये जो जानकारी है, मुझे लगता है कि इसके पीछे प्रेम व्यास जी कुछ इसी तरह का होगा कि भाई जो भी कार्यकर्ता है या जिस आदमी ने काम किया है उसको थोड़ा सम्मान किया जाए, उसको पब्लिक में हाईलाइट किया जाए, ऐसी कोई मंशा होगी।
देखिए, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक धरातल पर खड़ा हुआ कार्यकर्ता कब सीएम बन जाए, या एक धरातल पर खड़ा हुआ कार्यकर्ता कब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए और कब प्रधानमंत्री बन जाए। ये भारतीय जनता पार्टी और उसके अंदर जो विचार है, ये विचार पार्टी के अंदर ही संभव है। मेरे मित्र कह रहे थे अमेठी राहुल गांधी जी की पारिवारिक सीट थी और वहां से हारने के पश्चात वो भागे। नरेंद्र मोदी जी अगर चुनाव लड़े तो हारने के पश्चात नहीं लड़े गुजरात से, एक बार आप उसको दुरुस्त कर लीजिए। दूसरा, एनी राजा आपके समर्थक है लेफ्ट पार्टी के, वो कह रहे हैं कि हम जो है वायनाड से राहुल गांधी। जी प्रेम जी, प्रेम जी से हमारा कुछ संपर्क कट गया। मैं राकेश के पास चलता हूँ। राकेश, जरा ये जो जानकारी एकत्र की जा रही है, तो कौन कौन लोग हैं जिनको लगता है कि भविष्य में नवाजा जाएगा, या किन पर गाज गिर सकती है, या जिनका कद छोटा किया जा सकता है? देखिए सुभाष जी, मध्य प्रदेश में यदि बात की जाए तो बीजेपी संगठन ने जो है लोकसभा चुनाव को लेकर अपना आकलन शुरू कर दिया है, और इस आकलन में उन विधायकों की परीक्षा है, अग्नि परीक्षा मानी जा सकती है, जिन्होंने इस लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में कितनी जो है मेहनत करी है। दरअसल देखिए, कुछ मंत्रियों के नाम भी आए हैं जिनके क्षेत्र में कम जो है वोटिंग परसेंटेज हुआ है, और यही कारण है कि संगठन जो है इनके ऊपर जो है हो सकता है कि तिरछी निगाह कर दे तो इनका मंत्री पद भी जो है जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी ये भी संभावना जताई जा रही है कि 4 जून के बाद जो है, या जून के बाद या जुलाई के बाद जो है मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। तो ऐसे जो विधायक जिन्होंने मेहनत करी है अपने विधानसभा क्षेत्र में, उन विधायकों को जो है मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। हालांकि देखिए, नाम अभी चूंकि सार्वजनिक हो चुके हैं, कई मंत्रियों के नाम भी सार्वजनिक हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके जो है अभी तक संगठन की ओर से ऐसा कुछ भी जो है सामने नहीं आया। हालांकि देखिए, अभी कुछ दिनों पूर्व की बात की, भोपाल आए थे और 2 चरण में, जिस प्रकार से 2 चरण के जो लोकसभा चुनाव में कम वोटिंग हुई थी, उस पर उन्होंने नाराजगी भी जताई थी, और उन्होंने ये भी साथ साथ संकेत दिया था कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पे जो है विधायक काम करें। हालांकि देखिए, अब इसका असर क्या देखने को मिला है कि तीसरे और चौथे चरण में जो है वोटिंग परसेंटेज कुछ बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद जो है कुछ मंत्री जो हैं वो संगठन के निशाने पर आ गए हैं। हालांकि साथ साथ यदि बात की जाए तो उनके परफॉर्मेंस को लेकर भी जो है बात की जा रही है कि उनका परफॉर्मेंस जो है पिछले 3-4 महीने में कैसा रहा है। तो तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे, उनके परफॉर्मेंस समेत जो है उनकी संगठन के प्रति किस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, तो तमाम चीजों को लेकर जो है संगठन जो है निर्णय लेगा, और वो मंत्री पद पे रहेंगे या नहीं रहेंगे ये संगठन तय करेगा। नहीं तो जो खबरें में अंदर खाने की खबर है, या जो मीडिया में खबर है, तो तिरछी नजर किन किन पे है? देखिए, यदि बात की जाए तो कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिनके विधानसभा क्षेत्र में जो है कम वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। यदि बात की जाए तो देखिए, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी हैं, उनके इसमें भी जो है वोटिंग परसेंटेज कम आया। इसके अलावा यदि बात की जाए राजधानी भोपाल की जो नरेला विधानसभा सीट है, यहाँ पर विश्वास सारंग इस सीट से जो है कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनकी सीट पे भी जो है कम वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। तो ऐसे कई और मंत्री हैं, करीब 5 से 7 संख्या है जिनके वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। अब देखिए, मैंने जैसे बताया कि कुछ मंत्रियों का जो परफॉर्मेंस है वो तो देखने को मिला है, लेकिन अब संगठन तय करेगा कि केवल इनके विधानसभा सीट पे जो है कम वोटिंग परसेंटेज हुआ है, इसी कारण से इनको मंत्री पद से हटा दिया जाए, या कुछ और भी कारण है। तो तमाम कारणों को जो है सिलसिलेवार तरीके से जो है बीजेपी आकलन करेगी और उसके बाद जो है निर्णय करेगी। ठीक है, हम प्रेम व्यास जी आपसे बात कर रहे हैं कि ठीक है, वोट परसेंटेज कम हुआ है, मगर उस बूथ से या उस विधानसभा से अगर बीजेपी भारी बहुमत से जीतती है, तो ये तो कोई भी कह सकता है कि साहब इसमें फिर कांग्रेसी लोगों ने वोट कम किया हो। तो ये तो मुझे लगता है जो भी कवायद होगी, ये 4 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएगा और जब देखा जाएगा कि भाई किस बूथ से, किस विधानसभा से हमको वोट ज़्यादा मिला, 370 मिला कि नहीं, कम हुआ, वही एक आकलन होगा। मुझे लगता है कि ये केवल वोट परसेंटेज कम हुआ है उसको तो लेकर बीजेपी कह रही कि नहीं साहब, कांग्रेस के खेमे में उस तरह से उत्साह नहीं था इसलिए कम हुआ, या बहुत सारे कांग्रेसियों ने रुचि नहीं दिखाई, बूथ पे नहीं गए, इस तरह की बात तो आप लोग पहले से भी कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट का वेट किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या, कहाँ पर क्या हो रहा है। प्रेम जी,
जी निश्चित रूप से सुभाष जी, जैसा मैंने बताया कि हमारे यहाँ पर बूथ स्तर का कार्यकर्ता ये बता सकता है कि हमारे बूथों पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपेक्षित वोट कितने पड़े। इसीलिए चुनाव के पूर्व में हम दमखम से आकलन करने के पश्चात घोषणा करते हैं कि हम इतनी सीटें जीतेंगे। अगर हमने पूरे भारत से कहा है 400 सीटें, तो निश्चित रूप से हमने जो प्रथम चरण में योजना बनाई थी, जो द्वितीय चरण में योजना बनाई थी, तृतीय चरण, निश्चित रूप से वो एक पैमाना था और उस स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा है, निश्चित रूप से उसी स्तर पर वोटों का जो है इजाफा हुआ है। आप देखेंगे तो संगठनात्मक प्रक्रिया में ये सब संभव है। विधानसभा चुनाव की अगर बात करेंगे तो हमने 37 सीटों का जो हम हारे थे पिछली बार, उनके टिकट पूर्व में घोषित करें, उसके बाद उन सीटों पर ज्यादा जो है समय प्रत्याशियों को मिला और निश्चित रूप से चुनाव परिणाम में आमूलचूल परिवर्तन भी आए। अभी भी जो चुनाव हो रहे हैं, निश्चित रूप से हमने जो समीकरण बनाया है, हम 2900 जो है संसदीय क्षेत्र में जीतेंगे और जो हमारा आकलन है कि हमको 50% से ज्यादा वोट प्राप्त हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, इसके आकलन के पश्चात ही केंद्रीय और शीर्ष नेतृत्व जो है निर्णय लेगा। जी, तो प्रेम जी आप जो बता रहे थे, तो हमने कल एक्चुअली में 1 तारीख को तो शाम से सर्वे आने लगेगा, एग्जिट पोल आने लगेगा, पर हमने भी कुछ जो कुंडली देखते हैं या जो नक्षत्र बताते हैं ऐसे लोगों को कल बुलाया था। आज शाम को प्रोग्राम आएगा, तो हमने उनसे पूछा था कि भाई अब की बार 400 पार को लेकर आपका क्या कहना है, तो उनके अलग अलग मत हैं। आप शाम को देखोगे तो आपको 7 बजे वो समझ में आएगा। पर मैं अभी कांग्रेस प्रवक्ता से जानना चाहूँगा कि राजकुमार जी, ये जो जिस तरह की बात हो रही है, तो आपको लगता है कि जैसे राकेश तो कुछ झिझक रहे थे नाम बताने में, आपके पास कुछ नाम हो कि भाई इनमें से इनकी गाज गिरेगी या इनको ताजपोशी होगी, ऐसा कुछ आप पास भी जानकारी है क्या? सुभाष जी, ये तो संगठन का भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में जिस प्रकार का निर्देश दे चुके थे कि किस प्रकार इन पर कार्रवाई करना है, जिसने वोट कम करे हैं और जो ठीक से काम नहीं कर पाया पार्टी स्तर पर, तो निश्चित रूप से वोट बढ़ाने में जिसने अक्षमता करी होगी पार्टी कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये इस प्रकार का अमित शाह जी और बड़े नेताओं ने स्पष्ट रूप से इनको निर्देश भी दिए थे शायद, और बैठकों में और छपा दिए। ठीक है राजकुमार जी, तो हम लोग प्रतीक्षा करते हैं 4 तारीख की। प्रेम व्यास जी और राजकुमार जी, हम 4 तारीख तक की प्रतीक्षा करते हैं, देखते हैं किसके सिर पे ताज पहुंचता है और कहां पे क्या वोटों का परसेंटेज आता है। नमस्कार। आज क्या होगा खास? क्या है दिन की बड़ी खबरें? कौन सी खबरें बनेंगे मुद्दा? किन खबरों पर सियासी उठापटक होगी तेज? दिन भर चर्चा में रहने वाली खबरों से रहेंगे अपडेट। देखिए मॉर्निंग न्यूज सिर्फ एशियन न्यूज पर। हम ये जानना चाहते हैं कि ज्योतिष विद्या से जुड़े लोग जो है, जो इसकी भविष्यवाणी करते हैं, वो क्या सोचते हैं।